और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू होंगे राज्यसभा उम्मीदवार, क्योंकि कई नामों को लेकर असमंजस बना हुआ था और फर्स्ट इंडिया ने भी पहले ही संकेत दे दिए थे कि ये नाम सामने आ सकता है। और देखिए उसी नाम की घोषणा हो चुकी है, रवनीत सिंह बिट्टू होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर, कई नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और उम्मीद थी कि ये नाम हो सकता है। फर्स्ट इंडिया बार बार संकेत दे रहा था इसी नाम का। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि दो नाम, जिसमें से एक नाम रवनीत सिंह बिट्टू का था, कि उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है और वही हुआ है। मेरे साथ सहयोग के ऐश्वर्य प्रधान फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, फर्स्ट इंडिया ने जिस नाम का संकेत दिया था वही नाम निकल के सामने आया, रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा उम्मीदवार ने घोषित किया गया। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू चूंकि राजस्थान से इसलिए भी भेजा जा रहा है क्योंकि पंजाब और राजस्थान में अगर पास के राज्य के लिहाज से देखें तो दोनों में काफी समानता है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की बात करें या फिर विशेष तौर पर सिख समाज को देखें तो इसे जोड़कर देखा जा सकता है। लंबे समय से इंतजार भी था कि रवनीत सिंह बिट्टू है उनका शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश कई राज्यों को लेकर बातचीत चली, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज के टीवी स्क्रीन पर रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सभी के सामने है। और रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और बेअंत सिंह का कितना बड़ा नाम है सभी लोग जानते हैं कि बेअंत सिंह का देश में अपने आप में बड़ा नाम है। और दूसरी बात यह कि कल 21 तारीख है और अंतिम तिथि है कल नामांकन दाखिल करने की, और उस अंतिम तिथि से पहले एन वक्त पर नाम की घोषणा हुई है। कई तरीके के नाम चर्चाओं में रहे, राजेंद्र राठौड़ का नाम, सतीश पूनिया का नाम, ज्योति मिर्जा का नाम, इस तरीके से कई नाम चर्चाओं में आए कि किसको भेजा जाएगा किसको नहीं भेजा जाएगा। चूंकि ओबीसी मूल ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यदि मूल ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो शायद मूल ओबीसी से भेजा जा सकता था, लेकिन इस बार हालांकि ये जो टर्म है ये टर्म 2 साल के लिए है, लेकिन इस पूरे टर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नेता हैं, विशेष पहचान है। हालांकि कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के टिकट पर आनंदपुर साहिब से लोकसभा चुनाव जीते थे, लुधियाना सीट से 2019-2014 में चुनाव जीते थे। नाम अपने आप में बड़ा है, लेकिन 2 बार सांसद रहे हैं ये, और 2024 से पहले लोकसभा चुनाव जो था 2024 का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बेअंत सिंह के पोते पूर्व मंत्री तेज प्रकाश सिंह के बेटे हैं, बड़े लीडर हैं। और थोड़ी देर पहले हमने बिट्टू के करीबी एक लीडर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी और बधाई जब उन्हें दी थी तो उन्होंने कहा बस घोषणा का इंतजार कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इस नाम को लेकर संकेत दे दिए थे। हमारी दिल्ली एडिटर अदिति नागर भी पिछले दिनों इस चीज की चर्चा कर चुकी है, योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर चर्चा कर चुके हैं। अब फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट जो है ये जारी हुई है। इस लिस्ट के नामों पर अगर हम गौर फरमाएं तो आप एक एक नाम को देख सकते हैं कि असम में मिशन रंजन दास है, रामेश्वर तेली है, बिहार से मनन कुमार मिश्र है, किरण चौधरी को हरियाणा से भेजा गया है। किरण चौधरी को जब हरियाणा से भेज दिया गया तो इनका यहां आना स्वाभाविक था, कहा जा रहा था कि इन्हें हरियाणा से भी भेजा जा सकता है। जॉर्ज कुरियन का नाम मध्य प्रदेश से आया है, धैर्यशील पाटिल है, उनका नाम महाराष्ट्र से, ओडिशा से ममता मोहंता का है, सरदार रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से इस लिस्ट में, और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी का। ये पूरी लिस्ट है जो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पिछले दिनों सिख समाज को लेकर भी चर्चा चल पड़ी थी, कहा भी ये भी जा रहा था कि सिख समाज से बिल्कुल। ऐश्वर्य, लगातार आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अदिति, जिस नाम को लेकर के चर्चा थी, जो जानकारी आप दे रही थी, वही नाम सामने आया, उसी नाम पर मुहर लग चुकी है। बिल्कुल, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि 16वीं लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और अब 2014 के चुनाव में उन्होंने पंजाब लुधियाना सीट से कांग्रेस से चुनाव जीता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। ये अलग बात कि वो लोकसभा चुनाव नहीं जीतता और यही वजह है कि उनको राज्यसभा में उतारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजस्थान से आ रहे हैं और ऐसे में जब ये माना जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू को या किसको राजस्थान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी फहरिस्त थी जो जयपुर से दिल्ली तक चक्कर लगा रही थी कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाए। जैसे तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नाम हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, लेकिन इस बार बाहर के आदमी को यानी रवनीत सिंह बिट्टू, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे लोकसभा का लेकिन मंत्रिमंडल का चेहरा थे, ऐसे में उनको राज्यसभा से भेजा जा रहा है। और रवनीत सिंह बिट्टू का इम्पैक्ट
पंजाब के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर राजस्थान के लिहाज से समझें तो रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो जो ये इलाका है राजस्थान का, जैसे गंगानगर और इस इलाके को समझें तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि जो तमाम और नाम है, जैसे किरण चौधरी का नाम हम पहले ही बता रहे थे कि क्योंकि वो हरियाणा से शामिल हुई थी, वो जाट चेहरा है, चुनाव से पहले वो शामिल हो रही है, अब उनकी बेटी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ पर बिठाए गए हैं और राज्यसभा के नाम अभी घोषित कर दिए गए हैं। और बिल्कुल देखिए जिस तरह से अदिति जानकारी दे रही थी और साथ में मेरे ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, इससे पहले चर्चाएं कई और राज्य से भी इनके सामने आ रही थी कि वहां से भी इनकी उम्मीदवारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो नाम आया है वो राजस्थान से सामने आया। काफी महत्वपूर्ण भी था कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए। और देखिए लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, सबसे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा से जो नाम सामने आया है, हरियाणा से नाम आया है किरण चौधरी का, जिन्हें की उम्मीदवार बनाया गया है, राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से जो नाम सामने आया है वो है जॉर्ज कुरियन का, जिन्हों की राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल का नाम सामने आया है, उड़ीसा से ममता मोहंता का नाम सामने आया है और राजस्थान से जो लगातार बार बार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कई और राज्यों से भी चर्चाएं चल रही थी कि उम्मीदवारी उनकी हो सकती है वहां से। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि रवनीत सिंह बिट्टू को शायद हरियाणा से भेजा जाए, मध्य प्रदेश से कई तरीके के नाम आ रहे थे, लेकिन राजस्थान में सिख जाति को बैलेंस करना था। जैसे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया, मंत्री उनको उपचुनाव से पहले ही बना दिया गया। जब उन्हें मंत्री बना दिया गया तो सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि वो हार गए। हारने के बाद इस समाज को भी बैलेंस करना था। चर्चाओं में गुरवीर सिंह बरार का नाम आया कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है फेरबदल विस्तार में, लेकिन उन चीजों में अभी समय है। लेकिन हरियाणा में वोट लेने हैं। हरियाणा में पंजाबी समाज है, सिख समाज है। सिख समाज वैसे तो पूरे देश भर में कमोबेश है, लेकिन पंजाब हरियाणा की एक विशेष पहचान है। तो ये जो नाम सामने आया है, इसका राजनीतिक तौर पर भी लाभ मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा बड़ा लाभ ये है कि राजस्थान में एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। ये अल्पसंख्यक समाज से चेहरा है और अल्पसंख्यक का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज हो। जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं, सिख समाज भी अल्पसंख्यक में आते हैं, पारसी भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन ये फैसला माना जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया न्यूज चला रहा है। और दोपहर में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने संकेत दिए थे। उससे पहले अदिति नागर जो है दिल्ली एडिटर, अदिति नागर भी लगातार इस नाम को लेकर चर्चाएं करती रही थी। तो ये जो नाम है, इस नाम के एक चीज और मैं बता दूं कि इंतजार यही था कि कब घोषणा हो और कब बिट्टू यहाँ के लिए रवाना हो। बिट्टू से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब संभावना यही है कि वो कल सुबह जयपुर आए। हालांकि आज आने की उनकी चर्चाएं थी कि आज आ सकते हैं शाम तक, लेकिन मेरे पास फिलहाल जो जानकारी मिली है वो कल सुबह जयपुर आएंगे, जो फिलहाल जानकारी मिली है। बिल्कुल ऐश्वर्या, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, उम्मीद थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा राजस्थान से किसी भारी उम्मीदवार को सीट देगी, और जो अटकलें थी वाकई में देखने को भी मिला कि उन्हीं का नाम सामने आया, यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये एक बड़ा नाम है क्योंकि दो नाम आखिर में दौड़ में थे राजस्थान से, डबल एस आहलूवालिया और रेवंत सिंह बिट्टू। तो यहाँ रवनीत सिंह बिट्टू के नाम पर मोहर लगी। और बिट्टू वो चेहरे हैं जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस परिवार से। तो अभी दो नाम आपने देखे होंगे, किरण चौधरी और बिट्टू। ये दोनों ही जो चेहरे हैं इनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है। किरण चौधरी को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है और यहाँ पर बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा का बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। बेअंत सिंह के पोते हैं वो, बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। और वो बेअंत सिंह जिनका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लगभग हर संबोधन में करते हैं, जब वो इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, राजीव गांधी का नाम लेते हैं और साथ में सरदार बेअंत सिंह का भी नाम लेते हैं। तो वो बेअंत सिंह के पोते जो खुद भी पहले कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके थे और इस बार अब वो चुनाव हार गए थे अमरिंदर राजा बरार से।
अमरिंदर राजा बरार लोकसभा के इस वक्त सांसद है जिन्होंने बिट्टू को हराया था। उसके बावजूद बिट्टू को मंत्री बनाया गया मोदी सरकार में, क्योंकि पंजाब से प्रतिनिधित्व देना था और भारतीय जनता पार्टी को अब खड़ा करने का लक्ष्य जो बीजेपी पंजाब में लेकर चल रही है उसमें मैसेज ये देने की कोशिश की गई। और जट सिख चेहरे हैं, तो एक तरह से किसान पृष्ठभूमि के बीच में संदेश देना, न केवल राजस्थान के नहरी क्षेत्र में संदेश जाएगा बल्कि राजस्थान से सटे हरियाणा जहाँ पर चुनाव है वहाँ तक संदेश जाएगा। तो जट सिख चेहरे के तौर पर, और न केवल J&K, आपको ध्यान ही होगा कि अगर हम श्रीनगर वैली के हिस्से को छोड़ दें तो जम्मू में बड़ी संख्या में सिख समुदाय रहता है, पंजाबी वर्ग वहाँ पर बहुतायत में निवास करता है, वहाँ पे भी चुनाव है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक एंट्री जो दिल्ली से हो रही है इस बार, सेंट्रल लीडरशिप ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अब की बार राजस्थान से भेजा। हमेशा जो पहले के जो 4 सांसद हैं राजस्थान से, वो राजस्थान से ही के मूल के हैं, राजस्थान के ही कहा जा सकता है बीजेपी के चेहरे हैं जिनको राज्यसभा में भेजा गया था। चाहे हम राजेंद्र गहलोत की बात कर लें, चाहे हम मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बात कर लें, चुन्नीलाल गरासिया की बात कर लें, बिट्टू वो चेहरा है जो पंजाब से आते हैं, राजस्थान से नहीं आते। और जिस तरह की संख्या बल का गणित है उसको भी अगर हम समझे राजस्थान से राज्यसभा का, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास 125 से अधिक वोट हैं और जीत के लिए 99 वोटों का जो आंकड़ा होता है उसमें बीजेपी आगे है। और जो 6 जगहों पर चुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटें कांग्रेस विरोधी, बीजेपी विरोधी दल के सांसद थे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी का हो, वो सांसद बन गए, विधायक से उनका प्रमोशन वगैरह। अभी जो ऐश्वर्य बता रहे थे बिट्टू के बारे में कि एक अल्पसंख्यक वर्ग को साधना, सिख वर्ग को साधना, वो सिख वर्ग जो कि आपको ध्यान ही होगा कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पंजाब की राजनीति में कभी नहीं रहा और हमेशा उन्होंने अकाली दल के साथ ही सरकार में भागीदारी निभाई। और अभी जो पिछला प्रदर्शन था वहाँ पर वो कांग्रेस और आप पार्टी से भी नीचे चली गई। तो ऐसे में पंजाब में कांग्रेस पार्टी को, पंजाब में बीजेपी को कांग्रेस से बढ़कर आगे दिखाने की कोशिश राजस्थान से राज्यसभा भेजकर बिट्टू को की जा रही है। वहीं एक संदेश भी उन मतदाताओं के बीच देने की कोशिश है जो यहाँ पर कहा जा सकता है उस वर्ग से आते हैं, पुरुषार्थी वर्ग से या सिख वर्ग से। एक अलग तरह का जो चेहरा राजस्थान की चर्चाएं थी, फर्स्ट इंडिया ने लगातार संकेत दे दिए थे कि बिट्टू ही राजस्थान से राज्यसभा के चेहरे होंगे। और कई नामों पर विचार हुआ, ज्योति मिर्धा पर के नाम पर विचार भी हुआ, राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी विचार हुआ, अरुण चतुर्वेदी के नाम पर विचार हुआ और आखिरकार बिट्टू जो कि पंजाब के बड़े नेता हैं, उन केंद्र में मंत्री है, उनको यहाँ से राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। और संख्या बल की बात करें तो ये संशय नहीं है, बिट्टू के चुनाव जीतते राजस्थान से 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे और 5 सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं। पूरे 10 का जो राजस्थान से सांसदों का जो गणित रहता है राजस्थान से राज्यसभा का, वो कोटा भी पूरा हो जाएगा और बीजेपी ये 5वां सांसद बनाते ही कांग्रेस पार्टी के बराबर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर, और इसके साथ ही राजस्थान से राज्यसभा में तो बीजेपी की जीत पर ज़्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है संख्या बल के लिहाज से। इतना ही नहीं, अपर हाउस जो संसद का है जिसे राज्यसभा कहा जाता है, वहाँ पर भी बीजेपी की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा का चुनाव जरूर दिलचस्प होगा क्योंकि हरियाणा में जेजेपी समर्थन ले चुकी है बीजेपी से और वहाँ पर इस वक्त अल्पमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ पर चुनाव का मौसम भी है। तो ऐसे में वहाँ की राजनीति बहुत ही अलग तरह की दिखाई देगी। किरण चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ही अटकलें लग रही थी कि किरण चौधरी को राज्यसभा में बीजेपी भेजेगी और यहाँ पर बीजेपी ने राजस्थान हरियाणा में चेहरा बनाया है किरण चौधरी को। तो यहाँ जट सिख पॉलिटिक्स जो देखी जा रही है वो यहाँ पर ये बताती भी है, जाहिर भी करती है कि किस तरह से बीजेपी की कोशिश है कि किसान वर्ग, वो किसान वर्ग जिसने बड़ा मूवमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो चाहे अन्य बड़े मुद्दे हों, जो कानून 3 कानून लेकर केंद्र सरकार आई थी किसानों को लेकर, उसका बड़ा विरोध किया था। खास तौर से वो विरोध पंजाब की धरती से उठा और बाद में हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में गया, मेरठ और जो वेस्टर्न यूपी के हिस्सों में भी गया और वो इलाके बीजेपी के लिए बड़े दिक्कत भरे भी रहे लोकसभा चुनाव के वक्त।
तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश अब यही है कि तमाम उन इलाकों को साधने का काम किया जाए। जी, और इसके अलावा योगेश जी, क्योंकि अटकलें कई सारे राज्यों को लेकर लग रही थी, इसमें हरियाणा और राजस्थान में असमंजस बना हुआ था कि आखिर कहां से उनका नाम सामने आता है। हालांकि ये तो साफ है कि उनका नाम सामने आएगा, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के लिए भी बहुत जरूरी था योगेश जी कि उनका नाम इस उम्मीदवारी में सामने आए, चाहे कोई भी राज्य से सामने आए। बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि अमरिंदर राजा बरार से वो चुनाव हार गए थे। अमरिंदर राजा बरार के बारे में बता देता हूँ मैं कि वो कांग्रेस पार्टी के सांसद बने, वो विधायक है, विधायक होते हुए और पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद उन्हें चुनाव लड़ाया गया। और अमरिंदर राजा बरार का भी राजस्थान से कनेक्शन है। वो राजस्थान की यूथ कांग्रेस के लंबे समय तक यहाँ के इंचार्ज रहे। उस दौरान जब अशोक चांदना राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब अमरिंदर राजा बरार यहाँ से के प्रभारी हुआ करते थे। बहुत राजस्थान उनका आना जाना रहा और अमरिंदर राजा बरार ने ही बिट्टू को चुनाव हरा दिया था। लेकिन केंद्र में जो बीजेपी है वो अलग तरीके से सोचती है। हार के बावजूद भी अगर वो राज्यसभा में बिट्टू को भेज रही है तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम किस तरह से पंजाब को हैंडल कर रहे हैं। पंजाब क्योंकि सरहदी राज्य है, ऐसे में वहाँ की राजनीति और उस परिवार से जिस परिवार ने आतंकवाद को झेला, सरदार बेन सिंह जो बिट्टू के दादा हैं, उनकी हत्या कर दी गई, मुख्यमंत्री थे। और बेन सिंह की हत्या क्यों की गई? बेन सिंह वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद को कुचलने का काम किया था। खालिस्तान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा लिया था और यही कारण रहा कि उनके खिलाफ हमला हुआ और एक बड़ा जो ब्लास्ट हुआ उनके पूरे कहा जा सकता है कि बेन सिंह की हत्या आतंकवादियों ने की। उस परिवार से आते हैं जिसने आतंकवाद का दंश झेला। वो बिट्टू अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। तो धीरे धीरे आयात का जो ये दौर होता है, बड़े नेताओं को जब इधर से उधर लिया जाता है तो देश की राजनीति में एक अलग तरह का मैसेज देने की भी कोशिश की जाती है। क्योंकि बीजेपी का जन्म बहुत बाद में हुआ है। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का तो बहुत लंबा इतिहास है, 100 साल से भी अधिक हो गए। तो ऐसे में उस इतिहास को कैसे मेंटेन किया जाए, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन चेहरों को बीजेपी में लाया जाए जो राष्ट्रवादी चेहरे हैं और जिनका कहा जा सकता है कि फ़ायदा पार्टी को लॉन्ग टाइम तक मिले। तो यही कारण है कि बिट्टू को लाकर राजस्थान से एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी। एक बड़ा उत्साह राजस्थान के पंजाबी वर्ग में, सिख समुदाय में इस निर्णय से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिट्टू एक ऊर्जावान युवा चेहरे हैं और राहुल गांधी के भी बहुत प्रिय थे। उसके बावजूद उन्हें कांग्रेस पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में न केवल लाया गया बल्कि टिकट भी दिया गया। ये अलग बात है, बदकिस्मत रहे कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। फिर इसके बावजूद वो अपर हाउस में राजस्थान से किस्मत आजमाने के लिए उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। तो हम देखें तो कल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल ही वो नामांकन भरेंगे और जिस तरह की नामांकन की प्रक्रिया है, अगर कल नियत समय तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई चेहरा नहीं आता तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में नहीं उतर रही है और फिर खाली औपचारिकता रह जाएगी। और जो मेरे पास जानकारी भी आई है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक कार्यक्रम अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ किया गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और ये गुजरात का दौरा आज शाम से शुरू हो जाएगा। आज शाम को वो अहमदाबाद जाएंगे और कल वो वहाँ पर अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे। तो इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी का कल कोई नामांकन का नहीं है, नहीं तो निश्चित तौर पर डोटासरा का ये टूर नहीं बनता। और इसके साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संख्या बल भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का संख्या बल तो है ही, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जीते हैं चुनाव में वो भी बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, विधानसभा में भी नज़र आते हैं। तो उनका संख्या बल भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। आज भी जो बीजेपी की कार्यशाला थी उसमें भी कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज बाकायदा शामिल हुए थे। चंद्रबान आख्या इस कार्यशाला में आए थे। तो ये संकेत है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, भागी हुए, चुनाव जीत गए, लेकिन उनका मन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। चाहे जीवाराम चौधरी हो, चाहे चंद्रबान आख्या हो, चाहे रितु बनावत हो, चाहे यूनुस खान हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और यूनुस खान तो मिनिस्टर भी रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक अलग तरह का जो वातावरण होता है राज्यसभा चुनाव का, जब चुनाव होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें होती है, बाड़ेबंदी भी होती है और इसके साथ ही एक अलग तरह की लाइन लेंथ पर दोनों ही दल काम करते हैं।
खरीद फरोख्त का भी दौर देखने को मिलता है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि संख्या बल जिस तरह का है तो कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई रिस्क लेना चाहेगी, और शायद केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है वो भी शायद इस दिशा में अभी तक पत्ते उन्होंने भी नहीं खोले हैं, और बिट्टू आसानी से राजस्थान से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा योगेश जी, ये तो तस्वीर साफ है कि बीजेपी कुछ भी करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, उसके कह सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस के बारे में बहुत सोच के करती है। हरियाणा से नाम की चर्चा थी, लेकिन राजस्थान से उनकी उम्मीदवारी आई, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग रही होगी बीजेपी की? देखिए, बहुत ही अलग तरह का दिन है। आज कार्यशाला रखी गई स्वच्छता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की। 1 करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1.25 करोड़ का लक्ष्य दे दिया है राजस्थान की बीजेपी को, और उन्होंने कहा कि 1.25 जो होता है शुभ होता है, तो इसलिए 1.25 जो है वो शुभ होता है, इसलिए 1.25 करोड़ का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने दिया है। और आज बीजेपी के नए प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की भी एंट्री हो गई। वो आज आए हैं, पहली बार कार्यशाला में आए, पहली बार उन्होंने बताया कि कैसे वो राजस्थान के प्रभारी बने हैं। उन्होंने अपने सफ़र को बताया कि सबसे पहले लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद थोड़ा ऊपर उठे तो उन्हें बनाया गया केरला का प्रभारी, फिर थोड़ा ऊपर उठे तो कर्नाटक का बनाया गया, और अब और ऊपर राजस्थान का बनाया गया। और आज जिस तरह से उन्होंने बैठक ली है और जिस तरह से दो टूक उन्होंने कई बातें कही है, वो एक जाहिर करता है कि वो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर बात कही गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी मदन राठौड़ ने जिक्र किया था, वो आज नहीं पहुंची थी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो निर्णय है ये राजस्थान के नेताओं से पूछा गया था। मदन राठौड़ से भी बात की गई थी, मुख्यमंत्री से बात की गई थी, और तमाम कोर कमेटी के सदस्यों से बात की गई थी, और तमाम नेता भी आज जयपुर में हैं। और कल लगता यही है कि वो सभी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। बिट्टू के नामांकन का जो फॉर्म भरा जाएगा उस वक्त तमाम बीजेपी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। प्रभारी 2-3 दिन जयपुर के दौरे पर है। और आप जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी आगे की सोचती है, ये बात सही है कि बीजेपी आगे की सोच कर काम करती है, लेकिन राजनीति में जो उठापटक होती है, उलटफेर होता है, वो सोच के अनुसार भी कई बार नहीं चलता। आपको ध्यान नहीं है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं। कई तरह के मुद्दे हैं और उन मुद्दों को अलग तरीके से देखा जाता है, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि वो उनका संगठन पूरे 24/7 काम करता है, और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी सरकार जहाँ पर भी होती है लगातार उसके संपर्क में रहता है, फीडबैक लेता रहता है, और आगे का जो पूरा जो गेम प्लान होता है चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी रहती है। एक बीजेपी का पिछले कुछ सालों का हमने जो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस वक्त से ये शुरू हो गया था कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तत्पर रहता है। अब आप देखिए कि आज जो जिस तरह का कार्यक्रम कार्यशाला का निर्धारित हुआ है कि अगले कुछ दिनों में पूरी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को तीव्र गति से चलाने के लिए काम करेगी। हर जिले में कार्यशालाएं होंगी, मंडल बूथ स्तर तक कार्यशालाओं को कराने के बीजेपी ने पूरा रोड मैप जारी कर दिया, और हर नेता उस अभियान से जुड़ेगा ये भी पूरा तय कर दिया, हर मोर्चा उससे जुड़ेगा। और राजस्थान से राज्यसभा का अगर चुनाव में बहुत आसानी से जीत मिलती है बिना किसी भी कंपटीशन के, बिट्टू अगर जीतते हैं तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए उन 6 उपचुनाव से पहले एक मोरल बूस्ट करने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करेगा राजस्थान की बीजेपी को। जी अच्छा योगेश जी, मुझे याद आता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करने के बावजूद जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया था उन पर, केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बनाया गया, तो इससे उस वक्त भी तस्वीर सामने हो गई थी कि पार्टी की पहली पसंद है वो। देखिए, ये बात तो सही था कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री अगर बना दिया जाता है तो संसद का में सदस्य होना जरूरी अनिवार्य है। तो संसद का सदस्य बनने के लिए समय होता है कि मंत्री बनने के अगले कुछ महीनों के अंदर जो नियत तिथि है उसमें उनको सदस्य बनना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण था। अब बिट्टू को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ये एक कई तरह की थ्योरी चल रही थी। ज्योति मिर्धा का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया था। ज्योति मिर्धा का इसलिए नाम सामने आया था जबकि वो 2 चुनाव लगातार हार चुकी है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि जाट चेहरा, और राजस्थान में जिस तरह से 11 लोकसभा चुनाव में जाट बेल्ट में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा है, तो उस लिहाज से जाट चेहरे को प्रमुखता से आगे लाकर और राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार मिर्धा परिवार ज्योति मिर्धा को बनाया जाए, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन बिट्टू
को दाव खेला गया क्योंकि बिट्टू मंत्री बनाए जा चुके हैं। ऐसे में प्राथमिकताएं बदल जाती है, उनको मंत्री कंटिन्यू रखना है तो ये ज़रूरी था। और जट सिख चेहरे हैं, वो पंजाब के जट सिख कम्युनिटी से आते हैं जो प्रभावी कम्युनिटी मानी जाती है और राजस्थान के नहरी क्षेत्र में भी इस कम्युनिटी का बोलबाला है। तो ऐसे में राजस्थान में जब मौजूदा भजनलाल सरकार में एक भी सरदार, एक भी सिख मंत्री नहीं है, ऐसे में बिट्टू का राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनना और बहुत आसानी से, जो मुझे लगता है कोई संशय नहीं होगा, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, सिख वर्ग को एक लीडर भी मिलेगा राजस्थान का से जो राज्यसभा के सांसद होंगे, क्योंकि जिस पार्टी का चेहरा होता है, जिस स्टेट का चेहरा होता है, वो वहीं से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता या उस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक बड़ा कह सकते हैं कि उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो यहाँ पर जो नहरी इलाका है राजस्थान का, जिसे हम गंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट कहते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सिख समुदाय निवास करता है, तो उनके बीच में एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये वही इलाका है जी जहाँ पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और बड़े अंतर से हार गई थी। प्रियंका बालान को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था और कुलदीप इंदौरा ने गंगानगर हनुमानगढ़ का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीतकर वहाँ जड़ें हिला दी थी। और आपको ये भी ध्यान होगा कि सरदार टीटी को जब मंत्री बनाया गया, और मंत्री तब बनाया गया जब वो चुनाव, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन, लेकिन वो चुनाव हार गए कांग्रेस पार्टी से, तो मंत्री पद भी गया और वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये वैक्यूम सा था। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।